औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ इरशाद इस्लाम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दुनिया के अंदर डिफरेंट ममालिक के अंदर डिफरेंट वार ज़ोन्स खुले हुए हैं। दुनिया के अंदर इस वक्त जो बड़े वार ज़ोन्स हैं, दो हैं। एक है रशिया और यूक्रेन के दरमियान में, दूसरा है इसराइल और गज़ा के दरमियान में। इन वार ज़ोन्स में एक बड़ा अहम किरदार अदा करने वाला कंट्री है यूएसए। यूएसए रशिया और यूक्रेन के केस में यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, इसराइल और गज़ा के केस में वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। इन वार ज़ोन्स के अलावा एक नया वार ज़ोन मिडल ईस्ट के अंदर ही सर उठा रहा है, और वो है रेड सी के अंदर। और रेड सी के अंदर जो वार ज़ोन्स है वो हौसी और यूएसए के दरमियान में है। इस कन्फ्लिक्ट को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये हौसी एक्चुअली क्या है। हौसियों को समझने से पहले आपको ईरान की प्रॉक्सीज़ का पता होना चाहिए। ईरान की जो मिडिल ईस्ट में जो पावर है वो एक्चुअली इन प्रॉक्सीज़ की वजह से है। डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर इसकी डिफरेंट प्रॉक्सीज़ काम कर रही हैं। ईरान की प्रॉक्सीज़ जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं, उनमें हिजबुल्लाह है जो लिबनान के अंदर काम कर रही है इसराइल के ख़िलाफ़। दूसरे हौसीज़ हैं जो यमन में मौजूद हैं, और हमास है जो फ़लस्तीन में इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ रही है। इराक़ के अंदर भी मिलिटेंट ग्रुप हैं जो इसको ईरान के इंटरेस्ट को सपोर्ट करते हैं इस मिडल ईस्ट के अंदर। अब इन प्रॉक्सीज़ में जो हमने इस वक्त आज पढ़नी है वो है ये यमन वाले जो हौसीज़ हैं, इनका क्या रोल है। जो ये यमन वाले हौसीज़ हैं, इनको यूएस से पहले भी सऊदी अरेबिया के ख़िलाफ़ यूटिलाइज़ कर ईरान डिफरेंट वेज़ के अंदर इन हौसीज़ को यमन के अंदर सपोर्ट करता था, और ये सऊदी अरेबिया पे अटैक करते थे, और सऊदी अरेबिया इनके ऊपर अटैक करते थे। इस तरह ये कन्फ्लिक्ट जारी रहा, और फिर चाइना ने आके इनके दरमियान रिकन्सिलिएशन करवाई, और अब हौसीज़ रेड सी के अंदर यूएसए के बहरी बेड़ों को अटैक कर रहे हैं, और यूएसए यमन के ऊपर अटैक कर रहा है। ये वाला कन्फ्लिक्ट अब स्टार्ट हो चुका है यहाँ के अंदर। अच्छा, ये कन्फ्लिक्ट रेड सी के अंदर हो रहा है, और इस कन्फ्लिक्ट की इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों है, इसको समझने से पहले हम रेड सी की और इसकी बाबुल मंदब की अहमियत को समझते हैं। बाबुल मंदब जो है ना, वो ये एक नैरो पैसेज है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये वाला जो नैरो पैसेज है ना, ये बाबुल मंदब कहलाता है, जो अरेबियन सी और रेड सी दोनों को मिलाता है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मौजूद है यमन, जो इसको मतलब कि इसको कंट्रोल करता है काफ़ी हद तक। यमन का यहाँ पे इन्फ्लुएंस होता है, और यहाँ यमन में मौजूद हैं हौसीज़, और हौसीज़ इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। और अमेरिका के जो बहरी बेड़े हैं, जो वारशिप्स हैं, वो भी रेड सी के अंदर मौजूद रहती हैं, ताकि हौसीज़ के अटैक से जो ट्रेड होती है यहाँ से, उसको बचाया जा सके। अब ये देखते हैं कि यहाँ से कितनी ट्रेड होती है, जिसकी वजह से ये मसला इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। नाजरीन, जो आपको ये वाला एरिया नज़र आ रहा है, ये यूरोप है सारा। यूरोप की जो मोस्टली ट्रेड होती है ना, वो इधर से होती है, नहर स्वेज़ के थ्रू। ये रेड सी नहर स्वेज़ को मिलाता है, और यहाँ से ये बाबुल मंदब रेड सी और इसको अरेबियन सी को मिलाता है। जब भी कोई चीज़ इंडिया से आनी, पाकिस्तान से आनी हो, इंडिया से आनी हो, या म्यांमार से आनी हो, या इन आसियन कंट्री से आनी हो, और उसने यूरोप पहुंचना हो, तो वो यूरोप इसी रास्ते से जाती है। तकरीबन यूरोप की जो 40% जो ट्रेड है एशिया के साथ, वो इसी पैसेज के थ्रू होती है। रेड सी, नहर स्वेज़ और बाबुल मंदब के थ्रू होती है। जब हौसीज़ के इस अटैक की वजह से यूरोप की 40% जो उसकी ट्रेड है वो रुकेगी, तो वो उसको कंटिन्यू करने के लिए दूसरा पैसेज यूज़ करेंगे, जो ये मडगास्कर से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ मडगास्कर से ये अफ्रीका का चक्कर लगाएगा, फिर इधर यूरोप में जाएगा, इस तरह से यूरोप पहुँचेगा। तो ये एक बड़ा लंबा रास्ता बन जाता है, बहुत लंबा रास्ता है ये। इसकी बानिस्बत ये बहुत छोटा रास्ता है, बाबुल मंदब और रेड सी वाला। इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि दुनिया में ना, अगर ये दुनिया की जो ट्रेड है, अगर सिंगापुर से कोई चीज़ ली जाए, सिंगापुर से ली जाए और वो रोटरडैम पहुंचानी हो, इस रास्ते से अगर जाएगी, तो उसको 8.5 के नॉटिकल माइल्स का फासला तय करना पड़ेगा, जो वो 26 डेज़ में कर लेगा। अगर ये वाला जो अफ्रीका को क्रॉस करके जाने वाला रास्ता है, इस वाले रास्ते को ये यूटिलाइज़ करेगा, ये प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए हम यूटिलाइज़ करेंगे, तो इसको 11.8 के नॉटिकल माइल्स का फासला तय करना पड़ेगा, और इसको 10 दिन ज़्यादा, मीन के 36 डेज़ लग जाएंगे, और इसमें अच्छा खासा कॉस्ट आएगा, मसला आएगा। अब इस वजह से यूएसए और यूके ने यमन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिए हैं। यहाँ डिफरेंट जगहों पर, जहाँ ये रेड साइन आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे इनके कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं इन डेज़ के अंदर, और 11 जनवरी को उन्होंने अटैक किया है यमन के ऊपर, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की तरफ से रिएक्शन आया है बहुत संगीन किस्म का। अब हम समझते हैं कि हौसीज़ ने रेड सी के अंदर और बाबुल मंदब पर ये अटैक करने क्यों शुरू की हैं। 8 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इसराइल पर अटैक किया, और इसराइल ने रिटेलिएशन के तौर पर हमास के ऊपर और गज़ा के ऊपर जो ब्रुटैलिटी जो प्रिवेल की है, उसके जवाब में हमास जो ये हैं हौसीज़ हैं, उन्होंने यहाँ पे अटैक करने शुरू किए हैं, क्योंकि अमेरिका ने इसराइल को सपोर्ट करने के लिए अपने वेपन्स और अपने जो डिफरेंट किस्म के
एयरक्राफ्ट कैरियर्स को लाके उसने मेडिटेरियन सी के अंदर ठहरा दिया है। और इस चीज़ को टैकल करने के लिए यूएसए के खिलाफ और यूके के खिलाफ उन्होंने जो उनकी ट्रेड शिप थी हौसियों ने अटैक करना शुरू कर दिए हैं। यूएसए और यूके चूँकि इस खित्ते के अंदर अपनी हेजमनी कायम रखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ इस रूट से तजारत भी कंटिन्यू रहे, तो इस मकसद के लिए उन्होंने एक कोलिशन ग्रुप बनाया हुआ है 20 कंट्रीज़ का। इस कोलिशन ग्रुप ने 2019 में भी जब इस तरह का इशू बना था तो इसको टैकल किया था और अब फिर ये ऑपरेशन कर रहा है यमन के ख़िलाफ़, हौसियों के ख़िलाफ़। लेकिन इस दफ़ा सऊदी अरेबिया, यूएई और इजिप्ट जो कि पहले इस ऑपरेशन का पार्ट रहे थे, अब वो इसका पार्ट नहीं है। अब इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए 11 जनवरी 2024 को यूएसए और यूके ने तकरीबन 60 हौसी टारगेट्स को अटैक किया है। और बाइडन ने कहा है कि वो इन अटैक्स को तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक इंटरनेशनल ट्रेड जो है, ये रूट जो है, ये जारी नहीं हो जाता प्रॉपर तरीके से। यूएसए और यूके के जो अटैक हैं ये एक फुल फ्लेज वार में बदल सकते हैं। अब इस दफ़ा और 2016 में जो अटैक किए थे यूएसए और यूके ने हौसीज़ के ख़िलाफ़, उनमें फ़र्क है। उस टाइम पे जो हौसीज़ थे वो सऊदी अरेबिया के साथ कन्फ्लिक्ट में भी मुलव्वस थे और इधर भी एक नया वार जोन खुला था। लेकिन इस दफ़ा सऊदी अरेबिया की तरफ से वो फ्री हैं और अब इस वार में वो पूरा हिस्सा डालने के लिए तैयार हैं। जब यूएसए और यूके ने हौसीज़ के ऊपर यमन में अटैक किया है तो पूरे यमन के अंदर एक रिएक्शन देखने को मिला है। तो यमनीज़ ने फ़लस्तीन के हक़ में रैलियाँ निकाली हैं, लाखों की तादाद में लोग बाहर निकल के आए हैं, सड़कों पे आए हैं और उन्होंने कहा है कि हम ये जो है इस फ़लस्तीनियों की सपोर्ट कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि इसराइल फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ ब्रुटैलिटी जो कर रहा है, फैला रहा है, उसको ख़त्म नहीं कर देता। इसके अलावा इराक़ के अंदर जो मिलिटेंट ग्रुप हैं, ईरान की जो प्रॉक्सीज़ हैं, उन्होंने कहा है वी विल अटैक द अमेरिकन्स बेस विद एवरीथिंग इन पावर। और बाकी जो कंट्रीज़ हैं, जो ममालिक हैं, यूएनओ है, नेटो है, उनका भी इसके ख़िलाफ़ डिफरेंट किस्म के रिएक्शंस आए हैं। अब डिफरेंट रिएक्शंस को ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो यूएसए और यूके ने अटैक किया है हौसीज़ के ऊपर, ये उनकी 100 साला तारीख को दोहराता है कि वो ज़ियोनिस्ट स्टेट को जो कि इसराइल है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा ईरान के बाद जो सऊदी अरेबिया है उन्होंने थोड़ा सा न्यूट्रल सा स्टांस लिया है। सऊदी अरेबिया के बाद टर्की का स्टांस थोड़ा सख्त है, उसने इसको क्रिटिसाइज़ किया है। टर्की के बाद जो यूएनओ है और उसने भी इसको क्रिटिसाइज़ किया है। नेटो है, उसने इसको जो हौसीज़ के ऊपर अटैक को जायज़ करार दिया है क्योंकि नेटो का स्टांस यही बनता है क्योंकि वो अमेरिका और यूके उसके मेन पार्ट हैं। इसके अलावा जो रशिया है उसने भी अच्छा खासा क्रिटिसाइज़ किया है यूएसए के इस अटैक को। अब सवाल आता है कि अब इसको हल किस तरह से किया जाए, क्या करना चाहिए इस हवाले से। तो इसके लिए यह है कि इसराइल जब तक अटैक्स नहीं रोकता फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ ब्रुटैलिटी को नहीं रोकता, तब तक ये मुमकिन नहीं है कि पूरे खित्ते में अमन आ सके। तो जो डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ग्लोबल पावर्स हैं, उनको इस कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए अपना कंस्ट्रक्टिव किरदार अदा करना चाहिए, तभी इस मामले को दबाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।